जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और आज मेरे साथ साकिब अतील साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी ज़राअत हैं। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ये उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में इंशाल्लाह बहुत सारे मजीद अच्छे सवाल करेंगे ताकि आप भी सुने और आप भी इस ज़राअत के महकमे के हवाले से वो सवाल जो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे कहा कि जी ये सवालात हमारे हैं, ये हमारी परेशानियां, ये हमारी तकलीफें हैं, तो वो सारी इंशाल्लाह जैसे पहले प्रोग्राम में मैंने आपको सुनाई थी, तो साकिब अतील भाई से आज फिर वो डिस्कस करेंगे कि हमारी ज़राअत के हवाले से वो जितना इनका एक्सपीरियंस है, जितना इनका तजर्बा है, तो इंशाल्लाह आप भी मुस्तफीद होंगे, मैं भी मुस्तफीद होंगे। तो आइए प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जी तो साकिब भाई, आज मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि इस वक्त हम ज़राअत में नई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं ताकि हमारी ज़राअत जो है उसकी पैदावार भी बढ़े और उसके नताइज भी किसानों को अच्छे मिले। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, अभी हमारा जो इस वक्त सिलसिला वज़ीर आला साहब पंजाब के डायरेक्शन पे हम 10 साल का एक प्लान तैयार कर रहे हैं, 10 ईयर। क्योंकि ज़राअत ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इधर से आपने कोई मतलब बिल्डिंग बनानी शुरू करें उधर बन के तैयार होकर निकलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ज़राअत का ताल्लुक देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे ज़मीन से ताल्लुक है, सॉइल से। दूसरा ताल्लुक वाटर के साथ है। तीसरा ताल्लुक सीड के साथ है। चौथा इनपुट के साथ है। चौथा आउटपुट्स के साथ है। ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर एक होलिस्टिक चीज़ है, उसे एक अलग डब्बे के तौर पे नहीं देखा जा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लान इस तरह करें कि आप जो अचीव करना चाहते हैं 5 साल 10 साल के टारगेट रख के उसको आप पूरा लेके चलेंगे तो अचीव होगा। अब दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है? दुनिया इस वक्त हमारा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वर्ल्ड बैंक के और यूएनओ के बुनियादी तौर पे, और उसको वर्ल्ड बैंक भी फॉलो करता है, उसका बुनियादी तौर पे ये है कि दुनिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाए। अब सस्टेनेबल में 2-3 चीजें। सस्टेनेबल किस तरह होगा? सस्टेनेबल का मतलब ये होगा कि 3 लोगों के लिए सस्टेनेबल हो। पहला, गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए सस्टेनेबल, यानी कि वो इतनी प्रोडक्शन पैदा हो कि वो लोग इस्तेमाल कर सके, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सके। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी फार्मर्स को फायदा हो। अगर फार्मर्स को फायदा नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तीसरा, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट उससे डिस्टर्ब कम से कम हो। हमारा बदकिस्मती ये है, हमारी सारी एग्रीकल्चर पिछले 40-50 साल से एक मखसूस डायरेक्शन में जा रही है, इसे हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कहते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। अब हमारी मजबूरी क्या थी? हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी थी और उसके लिए हम मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट की इनपुट्स की तरफ गए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। इससे हमारे लिए मसाइल पैदा हुए। हमारी सॉइल में जो आप देखें कि ऑर्गेनिक मैटर ना होने के बराबर हो गया, वो हमारा यूटिलाइजेशन इस तरह रही। दूसरा, हमारा क्या हुआ कि हमारा पीएच लेवल बढ़ गया। तीसरा, हमारी फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़ाया होनी शुरू होगी। चौथा, हमारा वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। पांचवा, हमारे किसान के लिए आउटपुट प्रॉफिटेबल नहीं रहती। ये सारे मसाइल इसलिए हैं कि हमारे पास सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए अभी हमारा जो 10 साल प्लान में जो हमने जो मनसूबा पुट किया, और साउथ पंजाब की तरफ से भी, बल्कि मैं उसका हिस्सा हूँ पूरे प्रोजेक्ट बनाने में, उसमें हम मुख्तलिफ एंगल से तमाम क्रॉप्स को रेफर करें। मेरे पास कंपोनेंट था हाई वैल्यू क्रॉप्स का, तो हमने इसमें प्रपोज किया कि जितने आपके ऑर्चर्ड्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, उसमें हमें बुनियादी तौर पे जेन्युइन सीड चाहिए, जेन्युइन टू टाइप प्लांट्स हमें चाहिए नर्सरी के लिए। उसके लिए हमने पूरा एक पैकेज दिया कि 10 साल में हम आपका पूरा फील्ड टू टाइप प्लांट्स से फिल कर सकते हैं, आला क्वालिटी प्लांट्स के साथ, आला क्वालिटी फ्रूट के साथ। लेकिन उसके लिए हमें जोनिंग चाहिए। मसलन हमारा मैंगो है, हमारे मुल्तान, ये सारे हमारे इधर साउथ पंजाब में होता है, जिन इलाकों में होता है, हम ये समझते हैं कि ये मैंगो हमारा मैंगो बहुत वैल्यूएबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 2 प्रॉब्लम इसमें। एक तो प्रोडक्शन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत है, 40-50% लॉसेस है। चाहे हम बात करें मैंगो की, चाहे हम बात करें सिट्रस की, या इवन सब्जियों की। हमने उस प्रोजेक्ट में ही तो डाला, उसके साथ हमने एक कंपेन लॉन्च की हुई है इन दिनों कि तमाम मैंगो के ऑर्चर्ड्स फ्रूट के फौरन बाद उनमें 2 काम किए जाएं। एक तो उसकी प्रूनिंग की जाए, क्योंकि हमारा ये तजर्बा बताता है कि जहां तक सूरज की रोशनी जाएगी, मैंगो वहां तक फल उठाता है, आम वहां तक फल उठाएगा। अगर रोशनी जाएगी, फल नहीं उठाएगा। दूसरा, हमारा जोर है कि पानी का इस्तेमाल अकल के साथ किया जाए,
क्योंकि अब अंधाधुंध पानी लगाएंगे, उसकी जड़ें गल जाएंगी, रूट रॉट का शिकार हो जाएगा, डाईबैक का शिकार हो जाएगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा, पर नुकसान होगा। अभी हमने ये तजर्बात पिछले 2 साल जब किए तो हमारे सामने हमें खुद हैरानगी भी हुई कि हमारी तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा रहे, हमें हैरानगी हुई कि जो 33 लाख का ऑर्चर्ड बिक रहा था वो 99 लाख का बिका। 3 टाइम्स उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, उसका 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 टेस्ट बेहतर हो गया। फिर उसके साथ जो पानी का, जो कि हम उसमें ये करते हैं मल्चिंग की जाए पौधों के नीचे, ताकि पानी जब लगे तो वो रिटेन हो जमीन के अंदर। मल्चिंग 2 काम करती है, पहला काम ये करती है पानी को रिटेन करती है, दूसरा जो डिजीज है उसको कम करती है। अब आपको फ्रूट फ्लाई जो है, तो अभी ऑर्चर्ड पे सिट्रस पे अटैक है, अगर आपकी मल्चिंग हैवी हुई हो, फ्रूट फ्लाई जो अंडे देती है वो ऊपर से गिरते हैं, वो जमीन के नीचे जाके उसने रिप्रोडक्शन करनी होती है। जब वो जमीन के नीचे नहीं जाएंगे तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। और एक और होता है, जब पानी ज्यादा आप लगाते हैं तो आपका पूरा स्ट्रक्चर पौधे का सेल जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्रूट के सेल सॉफ्ट होते हैं, जब वो सॉफ्ट होते हैं तो फ्रूट फ्लाई के इजी प्रे बन जाता है, इजीली उसके अंदर अंडे दे देती है, आपका पूरा वो फ्रूट खराब हो गया। ये सारी चीजें रख के हम इसको मतलब तजर्बात भी कर रहे हैं, लोगों को इस पे गाइड भी कर रहे हैं। खैर लिए तो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन 10 ईयर्स प्लान का ये हिस्सा है कि हम प्राइवेट कंपनीज को हमने क्या बुलाया जाए, प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन सबसे बड़ी क्रॉप से फोकस है। जो छोटी क्रॉप से जो हाई वैल्यू है लेकिन होती थोड़ी है, लेटर से हम बात करें, अगर हम अब मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर लें, आप बिलिंगो की बात कर लें, आप अगर वेजिटेबल्स की बात करें, आप टमाटर की बात कर लें, आप मैंगो की बात कर लें, सिट्रस की बात कर लें, इवन हमारे इलाकों में जहाँ पे खजूर है उसकी बात कर लें, इन सब में प्रॉब्लम क्या, वैल्यू एडिशन नहीं है। हमने ये प्रपोज किया है कि आप छोटे लेवल पे, देहाती लेवल पे इस तरह की मशीनें दें जो वहां पर लोग, किसानों को ये फौरी तौर पे अच्छा उसको फ्रूट को अलग करके ग्रेडिंग करके उसकी पैकेजिंग करें, और उसके अलावा उसकी वैल्यू एडिशन करें। मसलन आप आम की बात करते हैं, आम हमारा बहुत सा आम इसलिए ज़ाया हो जाता है कि गिरा ऊपर से, नीचे हल्की सी जोड़ लगी, साइड खराब होगी, अब वो ज़ाया हो गया, किसी काम नहीं। अगर आप उसे उतना हिस्सा काट के उसे ड्राई मैंगो उसको को खुश्क कर ले, वो आपका आराम से 100 ग्राम भी 400-500 का बिक रहा है इस वक्त इंटरनेट पे। इसी तरह आपका टमाटर है, अब टमाटर कभी आप देखते हैं 500 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो। जब 10 रुपए किलो है, अगर किसान को ऐसी मशीनें दे दें जो उसे ड्राई करके पाउडर कन्वर्ट कर दे, या उसको जैम में कन्वर्ट कर दे, या उसका पेस्ट बना दे, तो वो पैक और साथ पैकेजिंग हो जाए। सस्ती मशीन है, 15-20 लाख की आ जाती है, उससे फौरन पैकेजिंग कर दे और उसको कनेक्ट कर दे मार्केट, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो आप क्वालिटी चीज बेच सकते हैं। इस तरह आपका ये जो है लहसुन है, प्याज है, उसका पेस्ट बना सकते हैं। इस तरह और कितनी चीजें हैं जिनको फौरी तौर पर या ड्राई कर सकते हैं, या आप उसका पेस्ट बना सकते हैं, या पैकेज ईजी पैकेजिंग करके भेजा जाए। उसके लिए सिर्फ एक वैल्यू एडिशन इस तरह की जाए, ट्रेनिंग किसानों की जाए पहले, और वो ट्रेनिंग प्राइवेट कंपनीज दें, डेमोस्ट्रेट करके दें, प्राइवेट कंपनीज हेल्प करें, इंश्योरेंस करें, ये सारा कुछ प्राइवेट का। हमारा गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए, हम उन कंपनीज को ऐसा इन्वायरमेंट कॉम्पिटेटिव दें जहां सबके लिए बराबर के मौके हों, और किसान की प्रॉफिटेबिलिटी जहन में रख के उन्हें लाया जाए। जब हम किसान की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका मुनाफे को सामने रख के लाएंगे तो डेफिनेटली वो बेटर रिजल्ट देगी। तो ये हमारा जो ओवरऑल आपने पूछा था गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो हम 10 साल के, ये सिर्फ एक सेक्शन मैंने बताया है छोटा सा हाई वैल्यू क्रॉप्स का। इसी तरह कपास पे अलग से वो पूरा ग्रुप हमारा बना काम कर रहा है, इस तरह बाकी क्रॉप्स पे। अल्टीमेट गोल एक ही है सारे प्लान का कि किसान के लिए क्रॉप्स को प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत के लिए और आवाम के लिए कैसे बेनिफिशियल किया जाए। नंबर 3, इन्वायरमेंट के लिए कैसे किया जाए। इसलिए हम इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल अगला ये है कि जितने भी हमारे जहाँ पर सीड है, जो भी हम कोई फसल भी काश्त करते हैं तो उसके लिए सीड एक सबसे अहम चीज है। सीड के हवाले से हमारी ज़राअत ने क्या किया, क्योंकि अब जितने भी हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं वो ज्यादातर हमारे जो फार्म है वहां से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में ज़राअत के महकमे ने इस सीड के हवाले से क्या किया? देखिए, एक मैं आपको बताऊं, पहली बात, दुनिया में पूरी डेवलप वर्ल्ड में ज़राअत के जितने इनपुट्स है ना जी, गवर्नमेंट का रोल ना होने के बराबर है। और गवर्नमेंट का रोल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज ए बिजनेस। होना फैसिलिटेटर का होना चाहिए कि लोगों को हम फैसिलिटेट करें, कंपनीज को फैसिलिटेट करें, ना कि हम खुद वो बिजनेस करें।
असूली तौर पे हमें रेगुलेटर होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। दुनिया में प्राइवेट कंपनीज प्लस यूनिवर्सिटीज जायंट वेंचर्स करके ये सीड बनाते हैं, जायंट वेंचर करके फर्टिलाइजर बनाते हैं, जायंट वेंचर्स करके पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। हम लोग 18वीं तरमीम से पहले हम और बात हम करें तो कॉटन की अगर बात कर ले तो कॉटन उससे पहले जब तक बीटी नहीं आया था तो हमारा बड़ा जबरदस्त था। बीटी जब आया, बीटी के बाद हमारी आसादारों में वो पोटेंशियल नहीं रहा, क्योंकि वो चेंज उसका टेक्नोलॉजी ही हमारे पास नहीं थी ना। अब बैसिलस थरिंजेनेसिस का जो बैक्टीरिया, उसमें उसका बैक्टीरिया का जो स्टफ टॉक्सिन डाला जाता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी सिरे से थी ही नहीं, तो जरा हम बना भी नहीं सकते थे। दूसरा था कि चोरी करके, चोरी ज्यादा से चलती नहीं, वो लकीली पाकिस्तान में चूंकि रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए इस्तेमाल हो गया वो गुजारा, लेकिन अगर बोलगा 2 तो क्या था, रजिस्टर्ड था। अब हमारे पास इस वक्त हम बात करें तो वो पाकिस्तान में बोलगा 2 की तरह हमारे 2 फोर ब्रदर्स, एक प्राइवेट कंपनी है हमारी, और उन्होंने और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिल के सीड में ये इस तरह का सीड ले आया है जो किसी हद तक टॉलरेंट है पिंक बॉलवॉर्म को। हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हमारे डॉक्टर इकबाल बंदे शाह, उन्होंने अभी लकीली ये हुआ है कि पिछले साल ये हुआ है कि हमारा ये जो बोलगा 2 का पेटेंट खत्म हो गया, इंटरनेशनल पेटेंट। अब इट इज़ फ्री फॉर ऑल, तो इसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसमें खासी नरमी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि अगर पिंक बॉलवॉर्म जो रेजिस्टेंट आ जाए फील्ड में जल्दी से जल्दी, तो हमारा क्वार्टर में बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो सकती है। इसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में बहुत काम कर रही है, पूरा रिसर्च सेंटर है, और उन्होंने इस दफ़ा 2-3 वैरायटीज़ में बोलगा 2 को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करके उसको एक हद तक एक्सपेरिमेंट, मतलब एनसीटीवी ट्रायल उसके कराए जा रहे हैं जो नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, तो वो हम बड़ा होपफुल हैं। जहाँ तक बात है, और अभी कोट मोमन में युस्कल नाम की कंपनी है मियाँ शौकत साहब की, ही हैज़ डेवलप द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने ये जो नर्स, ये जो होती है आपकी बनाने सीड का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाए हैं, और वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में भी सप्लाई कर रहे हैं, पूरी बना रहे हैं। उसको हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, हमारे प्लान का हिस्सा है। अभी उसी तरह का वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में है, उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस तरह की कंपनियां बढ़ाई जाएं जो सीड को डेवलप लोकल करें, और अगर हम सिर्फ उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है, हमने अभी जो किया कि इनको अगर गवर्नमेंट जिस तरह प्लान में आगे अच्छे लोन देगी और ये कंपनियां आगे अपनी एप्लीकेशन करेंगी, तो ऑटोमेटिकली ये बाहर से अगले 5-10 साल में हमें बाहर से सीड मंगवाना नहीं पड़े किसी किस्म का भी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं माजी में नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, लेकिन अब हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आएंगे। अरे जैसा कि डॉक्टर हुमायूं सईद साहब ने जीवन गार्लिक किया, और जीवन गार्लिक को हम संभाल नहीं सके, या ऐसा क्या हुआ कि एक पाकिस्तान की अपनी एक प्रोडक्ट थी, अपना उसका सीड था, और उसका अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत एक चीज आ गई थी, तो वो क्यों नाकाम हो गई पाकिस्तान में, और ना हम उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके? आखिर उसकी क्या वजह? नहीं, नाकाम तो नहीं हुई, नाकाम नॉट श्योर। आप नाकामी कैसे कह रहे हैं नाकाम हो गया? जीवन तो नाकाम नहीं हुआ। मैं बताता हूँ सर, जिन लोगों ने हजारों एकड़ काश्त किया था ना, आज उनका सीड रुल रहा है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। वो इवन के 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचने को तैयार है, जो उन्होंने बीज 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए किलो के हिसाब से। देखिए, मैं होता ये है, यहाँ पे वही मिस्टेक हमारी होती है कि एक होता है लालच जो होता है, ग्रीड जी। कोई भी नया बिजनेस जब आता है ना, इवन शेयर कोई नई कंपनी आती है, शुरू में उसके शेयर बड़े हाई होते हैं, वक्त के साथ वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर तो इतनी डिफरेंट चीज़ है, ये एग्रीकल्चर में जो चीज़ पैदा होगी वो तो 100% डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होती है। अब हुआ क्या कि लोगों ने जब शुरू में आया तो लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा इसका वो आ रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, तो बड़ा महंगा सीड करके बेचा। अब जो खरीदता है, फर्ज करे अगर उसने 10,000 रुपये किलो के हिसाब से, या 5,000 जो भी रेट चल रहे हैं उस हिसाब से खरीदा, 5,000 के हिसाब से खरीदा, तो उसका ख्याल था कि मैं 5,000 के हिसाब से आगे बेचूंगा। तो ऐसा पॉसिबल, एक साल हो गया, दूसरे साल हो, तीसरे साल तो नहीं हो सकता। वो नेचुरली जब लोगों ने इतना महंगा लेंगे सीड और इतनी ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में आएगी, तो वो आगे लिमिट है ना, जमीन तो उतनी थोड़ी रहनी है ना, वो तो नहीं बढ़ सकती है आपकी।
अगर फर्क करो 1000 एकड़, फर्क करो हमारा टोटल 1000 एकड़ होता, पहले 1 एकड़ लगा, 2000 फिल हो जाएंगे ना अल्टीमेटली। अच्छा चले फिल नहीं भी हुए, कम से कम वो एक्सपेक्टेशन टूटी हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रॉन्ग थी। जी। आप इसको एज ए नॉर्मल क्रॉप लें, अभी भी अगर इसको नॉर्मल क्रॉप लिया जाए, अभी भी इसकी प्रोडक्शन इतनी है कि जो आम उससे लहसुन से, आम वेजिटेबल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। मार्केट में ओपन मार्केट में 200-300-400 में चला जाएगा, नॉर्मल बात है, ये जा सकता है मंडी में। सीड अब अगर हर आदमी ये सोचे कि मैंने 3000-5000 किलो सीड लेके अगले साल इतना बेचना, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग थी। और फिर उसमें दूसरा जुल्म क्या किया लोगों ने, कि उसमें मैक्सिमम इनपुट बढ़ा दी। उनके ख्याल में जो कि कमाना हमने इतना, तो जितना मर्जी डाले जाओ, वैसा नहीं होता। उससे नुकसान ये हुआ कि आपका जो लहसुन था उसकी गुली और मोटी हो गई। मोटी होने का प्रॉब्लम ये होगा, खुल जल्दी जाती है। अगर आप बल्ब खुल जाता है, अगर आप उसको नॉर्मल ट्रीट करें, नॉर्मल क्रॉप की तरह लें, तो आपकी तो इनपुट कॉस्ट कम होगी, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि वो बल्ब भी खुल जाए, वो एक हद तक कॉम्पैक्ट रहेगा और उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी। तो आपको आम फसलों की निस्बत अब भी वो अच्छा रिजल्ट देगा। और अभी इस साल तो एक्सपोर्ट का भी सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट इसे प्लान कर रही है और एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसमें भी आप देखें, अभी इसको आस्ता आस्ता जब से एक्सपोर्ट होगा, इसका बढ़ेगा। लेकिन चाहे आज काश्त करे, अगले साल काश्त करे, जब भी करे एज ए नॉर्मल क्रॉप करे। इसको ऐसे ना क्रॉप करे कि जैसे कोई गोल्ड आपने डिस्कवर कर लिया, जो सोना इब्तदाई जो बिगिनर होते हैं वो ले जाते हैं, उनकी हद तक भूल जाए। बाद वाले जो हैं वो इसे नॉर्मल क्रॉप ने अभी भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स है इसकी। इसलिए मैं नहीं समझता ये नाकाम हो गया। हाँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस नाकाम हुई हैं। अच्छा सर, खाद से हवाले से भी आपने बात की, पानी के हवाले से भी बात की। डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने एक तरीका मुतारिफ करवाया, पूरी दुनिया में वो करा रहे हैं, बहुत से ममालिक है जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके को पाकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है? क्या वो ऐसा रीजनेबल है कि उसको अप्लाई किया जाए? उन्होंने उसका नाम रखा पिकनिक। उसका है कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, यही है ना जी। आसिफ शरीफ साहब से मेरा इंटरेक्शन कोई 2-3 साल से है। पहले साल जिस तरह गवर्नमेंट का मजाज होता है, हमने भी उन्हें को सीरियस नहीं लिया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरी कोशिश होती है कि जो भी कोई फील्ड में काम हो रहा है ना, उस पर नज़र रखी जाए और खुद उसको ट्रायल किया जाए। तो हमने पहले साल हम 2021 में हमने पहला ट्रायल इस पे किया, कॉटन पे, उनके मेथड का। तो हमें उसमें लगा कि ये जो बेड पे काश्त है और साथ मल्चिंग के साथ इसके 2-3 बेनिफिट है। एक तो हमें नज़र आया कि उसका पानी कम इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमें लगा कि पता चला कि दूसरी क्रॉप के नीचे प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। फिर उसमें हालांकि उनके सिस्टम में तो वो तो ये सत्ता के बिल्कुल कहते कोई फर्टिलाइजर कोई वो ना किया, लेकिन क्योंकि पहला साल था, हम इसे बिल्कुल ही वो हमारे साइंसदानों का नहीं, बिल्कुल ही डिपार्ट नहीं कर सके, हौसला नहीं कर सके। तो फिर भी हमने देखा कि जो वो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल की वो भी आधी हो गई, जो केमिकल इस्तेमाल किया वो भी आधा हो गया। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। अगर इनपुट कॉस्ट कम हो जाती हैं और प्रोडक्शन बेहतर हुई तो और क्या चाहिए। जमीन की तैयारी में हाँ। जैसे हल और ये चीजें। अच्छा, वो उसके बाद मैं चला गया दरमियान में ट्रेनिंग पे, दरमियान में पीछे वो रुक गया। लेकिन फिर दोबारा जब मैं आया तो फिर दोबारा हमने इसे कराया कॉटन पे। अब इस वक्त हमने जो फील्ड हमारे फॉर्म्स हैं, तमाम सरकारी फॉर्म पे, उस पर हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू करा दिया है। और उसमें हमारी कोशिश यही है कि उसी स्टाइल में किया जाए। लेकिन हमारे ज़मीनों का एक मसला है, अभी 2-3 प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो मैं एज ए प्रैक्टिकल फार्मर कह लें, या एज ए प्रैक्टिकल मैं हम तो सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, लेकिन रिसर्च में भी तो थोड़ा बहुत मैं देखता रहता हूँ, एक किस्म का माइंडसेट बन जाता है। हमें इसमें 2-3 प्रॉब्लम आए हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। पहला प्रॉब्लम ये आया कि अगर आपने लेज़र लेवलिंग सही नहीं की और उसके बाद बेड सही बनाते, फरोज सही नहीं बनाई आपने, अब वो बड़ा टेक्निकल सा काम है, आम आदमी को समझ टाइम लगता है। हमने ये देखा कि जनरली लोग बहुत तेजी से बेड बना देंगे, फरोज बना देंगे, वो स्लो आपको हार्ड पेन तोड़ना बड़ा स्लो चला के तोड़ना पड़ेगा, फास्ट स्पीड में नहीं तोड़ सकते। इस तरह बेड बनाने बड़े स्लो स्पीड में जाना पड़ेगा और गहराई के साथ उसमें प्रॉपर स्पेस देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला जो हमें आता है वो पानी का आता है, पानी की सीपेज पूरी नहीं हो पाती। पानी की सीपेज करने के लिए आपको ये दोनों स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है कि हार्ड पेन प्रॉपर तोड़ा जाए स्लो, उसके बाद प्रॉपर बेड प्रॉपर किया जाए, फिर वाटर वॉश किया जाए। ये 3 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। जब 3 कर लेंगे फिर उसके आप बेड बनाएंगे, फिर आपका फिर आगे क्रॉप कौन सी, अगर आप गंदम लगानी हो वो तो उस मतर में लगा दे। अगर आपने वहाँ शुगर केन लगाना, सबसे मुश्किल हमारे लिए शुगर केन था,
क्योंकि शुगर केन में हमने, ये आसिफ शरीफ साहब से ने हमें मतलब मेरी भी उनसे डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बड़ा ना ये शुगर केन ज़ाया बड़ा करते हैं। तो मैंने कैसे होने का, ये आप ये 3 उसके वो लगाते हैं, आइस बड लगाते हैं, तो एक से होना चाहिए। मैंने कहा, मैंने अपने पूरे रिसर्च को बुलाया, उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा वो बंदा कह रहा ट्राई तो करो। हमने जब ट्राई किया तो प्रॉब्लम हमें आया, हमारी 70% जर्मिनेशन हुई। तो फिर हमने उनसे पूछा, बल्कि परसों मेरी बात हुई, तो मैंने कहा ये इसको कम क्यों, तो उन्होंने बताया कि जब शुगर केन के लिए आपको पानी लगाने के बाद, बेड बनाने के बाद पहले आपको मल्चिंग करनी पड़ेगी, फिर आप उस पर शुगर केन लगाएंगे, वरना उसे दीमक लग जाएगा, जो जर्मिनेशन कम होगी। ये प्रॉब्लम असल में, ये इसका सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम है बड़े इस सिस्टम में। शुरू वाला साल प्रॉब्लमेटिक है, आपका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। आप देखें ना, आपने अगर आपको 1 एकड़ में भी चलाना है, सब सॉइलर चलाना है, तो 1 एकड़ का 8-10 हज़ार, बल्कि इससे भी ज्यादा खर्चा आपका डीजल का आ जाएगा। फिर लेबर अलग लगेगी, फिर आपका वो जो ऊपर बैठा है वो प्रॉपर कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिर उसके बाद लेजर लेवलिंग का खर्चा आपका वो तो आएगा। फिर तीसरा, अगर सही तरह बनने में जरा भी कमी रह गई है, फिर पानी का सीपेज प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपकी फसल का पहला साल जो है ना, वो समझे कि इट इज डिफिकल्ट ईयर है। उसके बाद फिर जब अगला साल आता है, उसमें आपका बेड परमानेंट आप रखते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम होनी शुरू होती है। आपका आपका कल्टीवेशन, जो हल चलाने का कॉस्ट कम हो जाती है, आपका पानी की कॉस्ट पहले साल से कम होनी शुरू हुई थी, तो आस्ता आस्ता अगले साल बहुत अच्छा होता है। लेकिन इट टेक्स, हम इस पे सिर्फ ये कर रहे हैं, पूरे फॉर्म पे हम इसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर हमारा डाटा ये जैसे ही हमारे सामने आता है साल के बाद, और हमें समझ आते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हम पहले भी तजर्बा कर चुके हैं, तो फिर हम इसे पूरे सूबे में लागू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पूरे सर, सूबे में ट्राई क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या आपके महकमे की तरफ से, महकमा ज़राअत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बहुत जल्द कोई रिकॉर्ड पैदावार हम लेना शुरू कर दें अपनी फसलों की? रिकॉर्ड देखिए, हम जो इसे गंदम भी ले रहे हैं ना, कि इतनी तो नहीं होती थी हमारे इलाकों में, हमारे बहुत थोड़ी गंदम होती थी। उस हिसाब से पिछले साल भी आप देखें तो हमारे साउथ में हमने तकरीबन 37 मन पर एकड़ का एवरेज ली है, और दैट इज़ वेरी गुड एवरेज। और एक हद तक हम समझ सकते हैं, एक बम्पर क्रॉप थी, बम्पर क्रॉप्स हम ले रहे हैं। बाकी में भी मतलब अभी मकई में आप देखें बम्पर क्रॉप इस दफा ली गई है, चावल में बम्पर क्रॉप की रिकॉर्ड प्रोडक्शन तो हम ले रहे हैं। अब रिकॉर्ड डज नॉट मीन कि, रिकॉर्ड डज नॉट मीन कि ये काफी है, जी जी जी। सफिशिएंट नहीं है। मेरा यही सवाल था कि हाँ, अगर हम इसको दीगर ममालिक के साथ अगर कंपेयर करें तो फिर उसमें तो हम बहुत कम है। देखिए हर जगह का अलग फैक्टर है। वह अभी आप बात करें तो कई डेवलप कंट्रीज में, कई मुल्कों में ये गंदम जो होती है बर्फ के नीचे होती है, वो गंदम सोइंग करते हैं, ऊपर बर्फ गिर जाती है, जब बर्फ खत्म होती है तो फिर वो रेज करती है। अब इतने अरसे में नीचे अंदर अंदर जो काम उसका चल रहा होता है ना, उसको एक पूरी लाइफ मिल रही होती है, तो वो उसको उसकी प्रोडक्शन पर एकड़ बढ़ जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ उधर कपास खत्म हुई, उसके बाद हमने जाके उसको प्लांटिंग की, और 4-5 में मतलब जैसे हमने उसको प्लांटिंग की है, प्लांटिंग नवंबर में प्लांट कर दिया और अप्रैल में उसने पक के तैयार हो जाना है। हम समझते हैं कि उसको टाइम पूरा नहीं मिलता, और प्रॉब्लम ये, इससे पहले ले जाएं तो फिर उसका सिट्टे में दाना पूरा नहीं बनता, लेट ले जाएं अगर 20 नवंबर से हर एक वो हर दिन में कमी आती है। लिहाजा हमारी इन्वायरमेंट, आप सबसे ज्यादा आप देखें इन्वायरमेंट हर मुल्क की अपनी होती है, उस लिहाज से हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम अभी भी हमें, अभी आप अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें, हमारी सॉइल पीएच लेवल ज्यादा है, इंडिया का एसिडिटी ज्यादा है, उनके अपने एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम, हमारे अपने हैं। हर कंट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने रिकॉर्ड बन सकते हैं। आप कंपेयर सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि सीड की जो डेवलपमेंट हो रही है, अब इसमें हमने एक प्रपोजल दी है गवर्नमेंट को, वो है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को लाया जाए। क्योंकि क्रिस्पर के साथ ये होता है, जीएमओ दो तरह से, मतलब एक जीएमओ होता है, जीएमओ में ये होता है कि आप फॉरेन जीन को उसमें डाल सकते हैं, जैसे बीटी की बात हम करते हैं, बैसिलस thuringiensis का जीन डाला गया कपास में। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, वो क्रिस्पर 9 वो डिफरेंट है, उसमें ये होता है कि आपने बाहर से कुछ नहीं डालना, जो विद इन ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही जीन का करना। लेट पहला जो ह्यूमन पे हुआ, उसमें ब्लाइंडनेस थी पैदाइशी, जो इसके साथ वो जीन को साइलेंट किया गया, जो बल्कि उसे आउट कर दिया गया, जिससे ब्लाइंडनेस थी, तो बंदे देखना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो ये पहला। अभी इस तरह की बहुत सी इस तरह की जीन थे जिन्हें साइलेंट किया जा सकता है, बहुत सी जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विद इन दैट स्पीशीज
इस पे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा काम हो रहा है, इसमें मंसूबा में बड़ा काम हो रहा है, हम पूरे है, और हमने इसमें प्रोजेक्ट भी बना के दिया हुआ है। इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास रिसर्चर्स भी हैं, हमारे पास मशीनरी भी आ जाएगी और हम दुनिया को compete करेंगे। इस वक्त दुनिया में 200-300 मिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स से हो रहा है, और 2030 तक ये 700 बिलियन तक चला जाएगा। तो हम उसमें बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम भी इंशाल्लाह इसमें शेयर करेंगे, इसमें भी और ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस में भी। बहुत शुक्रिया जी। सवालात तो बहुत सारे अभी मेरे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह एक अगला सेशन करेंगे आपके साथ, मजीद लोगों के भी सवालात आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों, जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था आज वो भी हमने मुकम्मल किया, और साकिब वतील साहब सेक्रेटरी ज़राअत मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने मेरे तमाम सवालात के जवाब दे। बहुत से सवालात मेरे पास और भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इनका भी वक्त बहुत कीमती है। तो इस वजह से इंशाल्लाह आपके मजीद कमेंट्स आएंगे, मजीद आप बातें करेंगे, जो भी आप सवालात करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इनसे पूछेंगे। तो मेरे ख्याल में जो मैंने सवालात किए उनका इन्होंने बड़ा रीजनेबल बहुत अच्छा जवाब दिए। आपने भी सुने, आप भी मुस्तफीद होंगे, हम भी मुस्तफीद होंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके जान माल और रिस्क में इजाफा फरमाए। तो मुझे इजाजत दें। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज अब तक आ सके। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।